तो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पर्टिकुलर मैं आपको स्ट्रेटजी ही बताने जा रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो साइकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके साथ डिस्कस करेगी लवली शर्मा। ठीक है, लवली शर्मा की साइकोलॉजी लिटरली इतनी बेस्ट है कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी शानदार साइकोलॉजी भी किसी की हो सकती है। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात हो रही है वैसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लवली शर्मा। आई एम फ्रॉम आरएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेस। तो आपको जैसे पता है कि फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो हमारे 80% जो 80 मार्क्स है वो कवर करती है। एंड इसके साथ में जो है हमें ये पता है कि कई जगह लैक ऑफ सोर्स की वजह से हम साइकोलॉजी को बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल भर जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसको जो है कम पढ़ते हैं और कम पढ़ते हैं, जबकि वो है बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर हम इसको ढंग से अगर पढ़ें साइकोलॉजी सब्जेक्ट को तो बहुत ईजी सब्जेक्ट ही हमारे लिए बन जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, टॉपिक्स देखने हैं एंड देन उनको पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे साइकोलॉजी के टॉपिक्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं ताकि आपके हाईएस्ट मार्क्स, आपके अच्छे मार्क्स आपके डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी 1 मंथ बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इजीली बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मुझे पता है कि साइकोलॉजी में कई बार क्या होता है कि हमारी जो मेडिकल जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है कि हमारी कई सब्जेक्ट जो है वो हमारी मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, बट एट अ साइकोलॉजी एक बहुत ही वेरिएंट सब्जेक्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा अलग सब्जेक्ट हो जाती है। लेकिन ये सब्जेक्ट समझने को आए तो ये बहुत इजी है और इसमें बहुत स्कोप्स है। तो ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पे हम साइकोलॉजी में देखें तो साइकोलॉजी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिपीटेटिव है। मतलब मोस्टली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इस एग्जाम में आते हैं, साइकोलॉजी में बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, और तो हम आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके अगर आप ढंग से पढ़े तो आपको हाईएस्ट मार्क्स जो हैं आपके जो है इसमें आपके आ सकते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एट फर्स्ट मैं आपको पीडीएफ में शो करती हूँ। पीडीएफ में हम एट फर्स्ट पे आते हैं तो इसमें क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप जो है वो 3 चीजें आती हैं। तो इंट्रोडक्शन आता है, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो इनसे रिलेटेड आते हैं। देन सेकंड आता है नेचर, कि नेचर क्या होता है साइकोलॉजी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन थर्ड पे आता है स्कोप्स, की स्कोप क्या है। आई मीन आपको पता है कि स्कोप्स में आता है कि इसमें कितने सारे फील्ड में ये यूज होती है और हमारी नर्सिंग फील्ड में कितनी यूज होती है इससे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में करना है, इंट्रोडक्शन करना है, नेचर करना है, स्कोप करना है, और इसके अलावा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें इंक्लूड होती है जो कि 16 मार्क्स की अपनी आती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी 16 मार्क्स जो है आपकी कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आपने 4 यूनिट पढ़ ली, इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ नर्स जो है किसमें, साइकोलॉजी में, तो आपकी 16 मार्क्स जो है पेपर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, 2 बड़ा क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक, देन सेकंड पे हम आते हैं तो सेकंड पे आता है बायोलॉजिकल बेसिस। मतलब हमारी जो सेकंड यूनिट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो देखो बायोलॉजिकल बेसिस में बॉडी माइंड रिलेशनशिप्स आते हैं। बॉडी माइंड रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ रखा है कि भाई बॉडी का माइंड से क्या है। बायोलॉजिकल बेस जो है ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो चीजें होती हैं साइकोलॉजी में वो आती हैं। तो बायोलॉजिकल बेसिस में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, नर्वस सिस्टम आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑब्वियसली पढ़ रखा होगा, तो आप ऑब्वियसली इसमें आप नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्लूड करके आप बायोलॉजिकल बेसिस यूनिट आपकी नेचुरली प्रिपेयर हो जाएगी। तो आपको बायोलॉजिकल बेसिस जो सेकंड यूनिट है वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको नर्वस सिस्टम अगर अच्छे से आता है तो आप बायोलॉजिकल बेसिस यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यूनिट वाइज देख रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कोग्निटिव प्रोसेस। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कोग्निटिव प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन सी आपने वर्ड सीखी पूरे साल, अगर आप थोड़ा भी अगर अटेंटिव होंगे तो आपको डेफिनेटली साइकोलॉजी में ये वर्ड आपने सुने होंगे। मेमोरी सुनी होगी, परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, एप्टीट्यूड एंड और भी सारी चीजें आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इंटेलिजेंस हुआ, तो ठीक है, तो ये क्या है, ये कोग्निटिव प्रोसेसेस में आते हैं। इन पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। इवन कंपटीशन में भी बहुत
बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हम अगर हमारे एकेडमिक एग्जाम की करें तो इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेमोरी आती है, परसेप्शंस आते हैं, लर्निंग इनमें सबसे ज्यादा, मैंने आपको देखो इसमें 2 स्टार लगाया हुआ है। लर्निंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज आपको बेसिकली सारी आनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस अलग वे में भी आता है एग्जाम्स में, एकेडमिक क्वेश्चंस में। पहले क्या होता था, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले क्वेश्चंस ऐसे आते थे, इवन 2018 तक आप कंसीडर करके चलो, इजी वे में क्वेश्चन आते थे, डायरेक्टली आते थे। अब ये जो क्वेश्चन रिपीटेटिंग फॉर्मूला है, ये सारे स्टूडेंट, सारे कॉलेज के स्टूडेंट इस चीज को बाद जो है रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, अब जो पेपर बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस घुमा के देते हैं। मतलब अब आपको लर्निंग की थ्योरी में भी डीप जो थ्योरी है ना, जैसे उसकी टाइप्स की जो थ्योरी है, वो भी कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। और उसका बेसिक मीनिंग इतना होता है कि आपको लर्निंग ही लिखना है, लेकिन कई बार लर्निंग थ्योरी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और उनमें भी अंदर डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोग्निटिव प्रोसेस में जो सारे है ना, मेमोरी, परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। मतलब कुछ भी आप पढ़ो ना पढ़ो, साइकोलॉजी में ये टॉपिक आपके पढ़ने मस्ट है। कौन से? कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव प्रोसेस से कम 70% तक साइकोलॉजी कवर हो रही है, तो आपको कोग्निटिव प्रोसेस डेफिनेटली करना है, ठीक है। एंड देन आता है अपना मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल थ्योरीज। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये चीज एनालाइज की जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब भी, कि 2017 से आप देखना अपने RHS के पेपर या फिर जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से फॉलो करते हो, तो मोटिवेशन थ्योरी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत। आप इस चीज को मैं आपको आगे पेपर दिखाऊंगी, उसमें भी आपको बताऊंगी कि मोटिवेशनल थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोटिव से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एक कॉग्निटिव प्रोसेस के बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी आपको मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल थ्योरीज को देनी है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा जो साइकोलॉजी की कॉग्निटिव प्रोसेस से बहुत अलग है, तो इस वजह से मोटिवेशनल थ्योरीज जो है वो पढ़नी है। इवन थ्योरीज तो सारी साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एज अ आप नॉलेज के बेसिस में पढ़ रहे हो, और अभी आपके लिए बहुत कम टाइम है, तो आप थ्योरीज डेफिनेटली पढ़िए, कि क्वेश्चन थ्योरीज से डेफिनेटली आ रहे हैं पिछले 5 साल से, ठीक है। देन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस एंड इमोशन। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, बाकी इनकी डिटेल बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इससे आपकी नॉलेजेबल कंटेंट भी बहुत सारा हो जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन में आपके मार्क्स 100% बहुत अच्छे आएंगे। तो स्ट्रेस एंड इमोशंस क्या है? स्ट्रेस एंड इमोशंस में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि इमोशंस की थ्योरीज भी बहुत होती है, इमोशन टाइप्स बहुत होते हैं, स्ट्रेस के टाइप्स बहुत होते हैं। तो स्ट्रेस एंड इमोशंस के क्वेश्चंस भी आपको करने। अब एक चीज आती है कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ड आपने सुना होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स, क्योंकि ये आपको आप ही समझते हो कि साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट ईयर में ही है। जब आप आगे की फर्दर बैच में बढ़ोगे, सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, वहां कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छे से डिटेल में। तो अभी से आप अगर बेस क्लियर करके चलोगे कॉन्फ्लिक्ट का, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अभी से पढ़ के चले, और क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। आपको एक चीज मैं फाइनल बोल देती हूँ, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल स्ट्रेस एंड कोग्निटिव प्रोसेस, इनसे डेफिनेटली आपका 60% तक कवर होती है साइकोलॉजी। 60% तक नंबर इन्हीं से आएंगे, क्योंकि टीचर इन्हीं कॉपी जब चेक करता है, आपके जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, वो इन्हीं टॉपिकों पे देखेगा कि इनमें जो है स्टूडेंट की नॉलेज कितनी है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा थोड़ा पता होती है तो हम और ही एक्स्ट्रा लिख देते हैं। मान लो कुछ पता है, थोड़ी और लिख दिया, तो टीचर उस चीज में नंबर ज्यादा अच्छे से देता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके स्ट्रेस एंड इमोशन, मोटिवेशनल थ्योरीज एंड कोग्निटिव प्रोसेस, और इसके अलावा अपने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी की आप पढ़ रहे हो तो आपको यही नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है नॉलेज का, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना फोकट के नंबर, वो अगर आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लेना तो आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे, उनसे मतलब बूस्टअप हो जाएगा। बाकी जो 4 मैंने अभी यूनिट बताई, कौन कौन सी, मोटिवेशन, स्ट्रेस, इमोशंस, कोग्निटिव, और जो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट थी, तो पढ़ने ही है, ठीक। जैसे मैंने लिख भी रखा है इसमें, देखो, ऑल यूनिट वो कवर 60% मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक। देन हमारा आता है पर्सनैलिटी, ठीक है। व्हाट इज अ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी में हम ऑब्वियसली हमने पर्सनैलिटी वर्ड सुना है और हम इसको डीप भी पढ़ेंगे। मैं आपको एज ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। पर्सनैलिटी में हम देखो, पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, पर्सनैलिटी वर्ड क्या है, पर्सनैलिटी वर्ड क्या होता है, डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली ये चीज मैंने देखी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में भर भर के आते हैं, कि पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत आते हैं। एंड थ्योरीज तो ऑब्वियसली मैंने बोला आपको कि थ्योरीज तो हर साइकोलॉजी की किसी भी क्वेश्चन में थ्योरीज तो डेफिनेटली आपको पढ़नी है, ठीक है।
देन आता है अपना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ नर्स क्या है, ठीक है, रोल ऑफ नर्स क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ठीक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में रोल ऑफ नर्स, ठीक है। देन आता है अपना, अब देखो अब 3 चीजें बताने वाली हूँ, वो भी आपकी जो 4 यूनिट मैंने बताई ना अभी आपको, मोटिवेशन, कोग्निटिव, उन्हीं की तरह इंपॉर्टेंट है। मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ एंड डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो मेंटल हाइजीन पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, मेंटल हेल्थ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड डिफेंस मैकेनिज्म पे भी आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारी तीनों चीजें जो है मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ एंड डिफेंस, इन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने आपको देखो ब्लू मार्क्स से वो कर रखा है डिफेंस मैकेनिज्म, ये तो आपको डेफिनेटली पढ़नी है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है, अब आपको एक चीज मैं बता देती हूँ कि ऑल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच टॉपिक्स, मतलब आपको अब जो बेसिक चीजें हैं वो मैं बताऊँ साइकोलॉजी में, ये सारे जो टॉपिक मैंने अभी बताए वो आपको मस्ट है पढ़ना। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, आपके डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। कम से कम बोलो 90 से 95% क्वेश्चन इन्हीं यूनिट से आते हैं हर साल, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें लिखा हुआ ऑल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच टॉपिक्स, इसका मतलब ये है कि जो भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी जितने भी टॉपिक्स में वो करनी, क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि हम नर्सिंग फील्ड में है, तो ये चीजें बेसिक है। तो आपको एक तो थ्योरी सारी साइकोलॉजी की पढ़नी है, जो यूनिट मैंने अभी आपको बताए हैं आपको वो पढ़नी है। इसके अलावा आपको सब टॉपिक्स की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं जो कंपटीशन लेवल से भी इंपॉर्टेंट हैं। देन मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी जिन सब चीजों का कंक्लूजन है, जैसे मेक प्रेजेंटेशन पैटर्न फॉर आंसर, एक मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप पढ़ लिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। अब एक चीज और है, आपको करनी है प्रेजेंटेशन। मेक प्रेजेंटेशन मतलब साइकोलॉजी में हम किसी भी, देखो हर चीज का एक लिखने का पैटर्न होता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अलग पैटर्न से लिखते हैं, माइक्रो में अलग पैटर्न से लिखते हैं। अलग पैटर्न मींस कि एना फिजियो में अपन लिखते हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी पूछे तो अपन उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ग्रॉस एनाटॉमी, लोकेशन, वेट, ये सब चीजें ऑर्गन का लिखते हैं। फिजियोलॉजी में हम उसकी फिजियोलॉजी शो करते हैं कि किस तरह से जो है फिजियोलॉजी होती है। साइकोलॉजी में क्या होता है कि साइकोलॉजी को लिखने का वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ लिया और फिर आप नॉर्मली, जैसे क्या होता है कि हम बोर्ड एग्जाम हम पास करके आते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट टू राइट सब्जेक्टिव तरीके से पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। बट साइकोलॉजी को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखना चाहिए। साइकोलॉजी को इंटरेस्टिंग वे मतलब जैसे चार्ट बना दिया, चार्ट फ्लो के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, टाइप्स को जैसे टाइप्स लिखा उसके 3 ब्रांचेस कर दिए, टाइप्स को अच्छे से लिख गया, मतलब डेकोरेटिव वे में जितना हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि जो इंसान, मतलब जो आप स्टूडेंट हो जो क्रिएटिव है, जो चीजें आर्टिफिशियली कर सकता है कि मैं ऐसे प्रेजेंटेशन करूँ, वो करे, लेकिन बेसिक आपको ये चीज करनी है कि थोड़ा आंसर को दूर दूर लिखे, थोड़ा लाइन टू लाइन लिखे। एंड जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में टर्म आई है, और आपको पता है कि इमोशन का मतलब ये है कि साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, तो ऐसे आप लिखोगे साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अब आप नॉर्मली लिखते हो, अब आपको स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लिखना, तो ह्यूमन बिहेवियर को आप हाईलाइट कीजिए। आपको लिखने के पैटर्न में ह्यूमन बिहेवियर को हाईलाइट करना है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मतलब आपको इस साइकोलॉजी में ये चीजें हाईलाइट करनी है जो इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं चीजों के नंबर देता है। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड, सो फोकस ऑन प्रीवियस इस क्वेश्चन। ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बोला, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ प्रीवियस पे फोकस कीजिए, बट हाँ आप इस टाइम पे आप प्रीवियस पे फोकस करोगे तो बेस्ट है, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। प्रीवियस में मतलब मैंने आपको टॉपिक जो बताए उनके क्वेश्चन जरूर पढ़िए और इस टॉपिक को भी पढ़िए। शुड मेक फ्लो चार्ट फॉर बेटर लर्निंग। ऑब्वियसली मैंने बोला कि किसी चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो, जब पर्सनैलिटी की कई थ्योरीज हैं, अब आप टाइप्स लिखोगे तो आप कंफ्यूज होगे, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपने रूम में लगा लिया, या फिर जैसे बार बार देख लिया, उनको पढ़ लिया, अच्छे से क्रिएटिव फॉर्म में लिखते तो हमें जल्दी याद होता है, तो वो चीजें आपको करनी है। देन आता शुड मेक फ्लो चार्ट फॉर बेटर लर्निंग हो गया। देन आता है फोकस ऑन हाईएस्ट मार्क्स कंटेनिंग टॉपिक्स। ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया, मैंने आपको सारे बेसिक भी टॉपिक इनमें इंक्लूड किए हैं, प्लस हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स भी मैंने आपको इंक्लूड किए हैं। तो आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। की पॉइंट्स अगर आपके मन में ध्यान में रहेंगे, डेफिनेटली आप 100% अच्छे मार्क्स लाओगे एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा वो दे देती हूँ ओवरव्यू, कि आप बोल रहे थे ना कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि साइकोलॉजी में क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, जो हमने प्रीवियस अभी टॉपिक्स देखे उन्हीं के क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। अब देखना, देखो जैसे अप्रैल 22 में क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड मीनिंग साइंस ऑफ
साइकोलॉजी, मैंने आपको बोला बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, ये सारी इसमें आता है। देन देखो साइकोलॉजी का परसेप्शन इन साइकोलॉजी जो है मैंने आपको बताया कोग्निटिव प्रोसेस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, वो बताया था। देन देखो आपको इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया, इसमें इंटेलिजेंस की थ्योरीज आ गई, थ्योरी सारी पढ़नी है आपको, थ्योरीज में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज, मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देखो बिहेवियर एंड एटीट्यूड आ गया। देखो फिर कोग्निटिव प्रोसेस क्या होती है उनके बारे में आ गया। यूज ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड आ गया। स्ट्रेस एंड इमोशंस भी आ गया, साइकोलॉजी क्या होती है। देखो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, मैंने आपको बोला नर्वस सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो बायोलॉजिकल बेस तो आपको इजीली याद हो जाएगा। मीनिंग ऑफ थ्योरीज, मेमोरीज, अल्टरनेशन, इमोशंस, देखो सारे क्वेश्चंस इजी है, ठीक है। लर्निंग आपको भी पढ़नी है, लर्निंग का क्वेश्चन भी है। परसेप्शन देखो कोग्निटिव प्रोसेस का क्वेश्चन है। नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड साइकोलॉजी नर्सिंग आ गया। टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, मैंने आपको बोला पर्सनैलिटी पढ़ो, ठीक है। मेंटल हेल्दी पर्सन के साइन क्या होते हैं ये भी देखो। डिफेंस मैकेनिज्म आ गई, एल्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड एप्टीट्यूड, सारी चीजें मैंने आपको अभी कवर की है। आप खुद देख सकते हो कि प्रीवियस 4 ईयर के पेपर ही बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आता है अपना साइकोलॉजी में देखो अब अगला पेपर 2019 का पेपर मैंने खोला है। तो कोग्निटिव प्रोसेस आ गया, परसेप्शन आ गया, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन मैंने आपको बताया। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से बायोलॉजिकल बेस मैंने आपको बताया। नर्वस सिस्टम में आप पढ़ सकते हो, उसको ओवरव्यू ले सकते हो। साइकोलॉजी क्या होती है, सारे ए टू जेड, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस के हैं और डेफिनेटली यही आते हैं। फिर आता है 2018 में, देखो मैं लास्ट पेपर बता रही हूँ, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इंटेलिजेंस, ये सारे भी जो है आपके वर्ड्स, इनसे आप फ्रेंडली हो चुके हो, आपको पता है कि आपको साइकोलॉजी में कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि सबसे बेस्ट आपके लिए अभी यही है कि आप इन चीज़ों को पढ़ो और साइकोलॉजी में बेस्ट दो, क्योंकि ज़्यादा कुछ टॉपिक्स नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी अब मैंने आपको बता दी है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रीवियस से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ईजी फॉर्म में आ जाए। कई बार अच्छे से जैसे डिटेल में जो बच्चा पढ़ा होता है ना उस अकॉर्डिंग भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, तो सारी थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है। तो अब आपको मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर साइकोलॉजी एग्जाम। आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे, ठीक है। थैंक यू।